हेलो बच्चों, 12वीं की क्लास इकोनॉमिक्स की 12वीं की क्लास में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12वां लेसन कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बाजार संतुलन के बारे में पढ़ा था, संतुलन कीमत के बारे में पढ़ा था, संतुलन मात्रा के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी मान्यताएं पढ़ी थी, संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, इसमें बाजार के अंदर कीमत संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिटेल में किया था। उसके आगे हम चलते हैं, उसके आगे हम चलेंगे। हमारा टॉपिक है आज का कि मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब मांग में परिवर्तन हो जाए, यानी कि किसी भी वस्तु की पूर्ति स्थिर रहे और मांग में परिवर्तन हो जाए तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आज ये पढ़ेंगे। जब किसी वस्तु की पूर्ति स्थिर है और उसकी कीमत, उसकी मांग बढ़ जाती है, पूर्ति स्थिर है और मांग बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, और जब पूर्ति स्थिर है और मांग घट जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। इस तरह से हम इसको एक रेखा चित्र के द्वारा देखेंगे किस तरह से कीमत घटती और बढ़ती है, संतुलन कीमत के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मांग में अगर परिवर्तन हो जाए कि पूर्ति स्थिर रहे लेकिन मांग में परिवर्तन हो जाए, मांग बढ़ जाए या घट जाए, तो उसका संतुलन कीमत के ऊपर और संतुलन मात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कि जब पूर्ति तो वही है, जैसे मान लिया शुरू में क्या था, शुरू में हमने ये देखा था ये पहले वाले वीडियो के अंदर कि ये हमारा मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। जहां मांग और पूर्ति वक्र काटते हैं एक दूसरे को, बाजार पूर्ति और बाजार मांग एक दूसरे को काटती है, वहां पर संतुलन निर्धारित हो जाता है। ए बिंदु के ऊपर इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, और इसके ऊपर संतुलन कीमत हमारी OP है और संतुलन मात्रा OQ है। OP क्या है, संतुलन कीमत, शुरू में संतुलन कीमत, और OQ है हमारी संतुलन मात्रा, संतुलन की मात्रा, इतनी मांग और पूर्ति है। OQ हमारी मांग और पूर्ति के ऊपर OP कीमत है। लेकिन अगर ऐसा होता है हमारी पूर्ति तो यही रहे, पूर्ति यही रहे, लेकिन मगर मांग बढ़ जाए, मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है, यानी कि मांग वक्र हमारा DD वक्र की बजाय D1 हो जाए या D डैश हो जाए, मांग वक्र ये बन जाए कि मांग वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो देखो कीमत, संतुलन कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी मांग और पूर्ति यहाँ काटते हैं, संतुलन हमारा ऊपर की तरफ खिसक जाएगा E1 के ऊपर, E1 बिंदु के ऊपर संतुलन हो जाएगा, और इसके ऊपर कीमत हमारी हो जाएगी OP1 कीमत हो जाएगी। कीमत क्या हो जाएगी, संतुलन कीमत जो हमने बढ़ाई थी वो क्या हो जाएगी, हमारी संतुलन कीमत बढ़ के OP हो जाएगी, OP1 हो जाएगी, और संतुलन की मात्रा ही बढ़ जाएगी, संतुलन मात्रा OQ1 हो जाएगी। ये तो क्या हो जाएगी, OP तो हमारी संतुलन कीमत हो जाएगी और OQ1 ये क्या हो जाएगी, संतुलन मात्रा हो जाएगी। यानी कि मांग बढ़ने से संतुलन कीमत भी बढ़ गई, मांग बढ़ने से कीमत बढ़ गई और मात्रा भी बढ़ गई, तीनों चीजें बढ़ गई। जब किसी वस्तु की पूर्ति तो वही है लेकिन मांग बढ़ जाती है, पूर्ति स्थिर होने पर अगर मांग बढ़ जाती है तो उससे संतुलन कीमत बढ़ जाएगी, संतुलन कीमत और मात्रा में भी वृद्धि आ जाएगी, दोनों बढ़ जाएंगे। अगर इसका उल्टा हम देखें, मान लिया मांग घट जाती है, बाजार मांग बढ़ने की बजाय घट जाती है, मांग वक्र हमारा इस तरह से नीचे आ जाता है, DD वक्र हमारा ये हो जाता है, D2 हो जाता है, नीचे की तरफ खिसक जाता है, मांग घट के ये हो जाती है। तो इससे क्या होगा, हमारा संतुलन पॉइंट यहाँ आ जाएगा, E2 के ऊपर आ जाएगा, संतुलन बिंदु E2 पे आ जाएगा, और संतुलन कीमत हमारी OP2 हो जाएगी, OP2, और संतुलन मात्रा जो है हमारी OQ2 हो जाएगी। कीमत क्या हो जाएगी हमारी OP2 कीमत, और OQ2 हमारी हो जाएगी मात्रा, मांग या सप्लाई की मात्रा, मांग और पूर्ति की मात्रा, इसके ऊपर मांग और पूर्ति बराबर होंगे, हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा।
देखो शुरू में यहाँ था ई बिंदु के ऊपर मांग और पूर्ति बराबर थे, मांग बढ़ी तो संतुलन बिंदु हमारा यहाँ चला गया, और जब मांग घटी तो संतुलन बिंदु यहाँ आ गया। इसके ऊपर ये कीमत और ये मांगी गई मात्रा या पूर्ति की मात्रा ये बराबर हो जाएगी इसके ऊपर, तो संतुलन हमारा नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे इसका उल्टा हो गया, जब डिमांड कम हुई, डिमांड कम, उसके बाद कीमत कम, कीमत कम और पूर्ति भी इसके बाद पूर्ति यहाँ, इसके बाद देखो डिमांड कम होने से कीमत भी हमारी, संतुलन कीमत हमारी कम हो, संतुलन कीमत कम और ये संतुलन मात्रा भी कम होगी, संतुलन मात्रा भी कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो ये संतुलन जो है हमारा खिसक जाता है इस बिंदु से, बढ़ने पर यहाँ और घटने पे यहाँ आया। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, अलग अलग से भी दर्शा सकते हैं। तुम्हारे बुक के अंदर अलग से भी दिखाया गया है, वो उसमें कुछ नहीं है। एक बार जब बढ़ाया तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये वक्र जब घटी तो ये, यानी कि इस तरह से दिखाया गया है उसमें। देखो हम देख ही लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है, इस तरफ P, ये OY और ये OX, इसके ऊपर मात्रा लेते हैं हम, इस तरफ कीमत लेते हैं। ये हमारा मांग वक्र है, ये सप्लाई का, इस तरह से। जैसे मान लिया मांग बढ़ जाती है, संतुलन ये था E1 के ऊपर आ जाता है मांग बढ़ने पे, सप्लाई कर्व हमारा स्थिर है, सप्लाई कर्व जो है पूर्ति वक्र हमारा स्थिर है, मांग वक्र शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। तो संतुलन कीमत पहले हमारी OP थी, OP और ये संतुलन की मात्रा, तो बढ़ के क्या हो जाएगी OP1 संतुलन कीमत हो जाएगी, और OQ1 ये अलग से दिखा दिया, बस इतना ही फर्क है। ये क्या है, संतुलन, ये पूर्ति वक्र हमारा स्थिर है, मांग वक्र शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, मांग बढ़ रही है, मांग में वृद्धि का दिखाया, खाली मांग में वृद्धि का, इसमें दोनों दिखाए थे, इसमें दोनों ही एक रेखा चित्र में दिखाए हैं, इसमें अलग से दिखाए हैं। इस तरह से, इसी तरह से हम कमी का भी दिखा सकते हैं, जब मांग में कमी हो जाए, पूर्ति वक्र हमारा वही है, स्थिर है, ये मांग वक्र है, शुरू में संतुलन यहाँ है, ये हमारी संतुलन कीमत है OP, ये संतुलन की मात्रा है OQ। मांग वक्र नीचे आ जाता है, मांग में कमी हो जाती है, मांग में कमी, मांग में ये कमी का उदाहरण है, ये वृद्धि का है, ये वृद्धि का है। पूर्ति वक्र वही है, स्थिर है, पूर्ति वक्र हमारा स्थिर है, मांग वक्र नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आएगा तो नया संतुलन हमारा यहाँ हो जाएगा E2 के ऊपर। तो ये संतुलन कीमत OP2 और OQ2, ये संतुलन की मात्रा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्या होगा कि जब पूर्ति वक्र तो हमारा स्थिर है और मांग घट जाती है या बढ़ जाती है, तो उससे हमारी कीमत, संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर इस तरह से हमने प्रभाव दिखाया है। ये जब नॉर्मल वाले सप्लाई कर्व है और नॉर्मल वाला ही हमारे पास डिमांड कर्व है, तो दोनों नॉर्मल वाले हैं, यानी कि ऋणात्मक ढलान इसका है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक है और पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक है। कई बार स्पेशल केस भी होते हैं, विशेष परिस्थितियां भी आती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। मान लिया हमारी पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचदार है, पूर्ति हमारी पूरी तरह से लोचदार है, पूरी तरह से लोचदार है, यानी कि पूर्ति की लोच जो है वो क्या हमारी इनफाइनाइट है, अनंत है, इनफाइनाइट है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में देखो ये वाली एक स्थिति है कि जब पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, यानी कि पूर्ति वक्र हमारा इस तरह का है, पूर्ति वक्र OX के पैरेलल है, पूर्ति वक्र OX के पैरेलल है, इस तरह से है हमारा पूर्ति वक्र। मांग वक्र वही है ऋणात्मक ढलान वाला। मान लिया हमारी जो है वो मांग बढ़ जाती है, पूर्ति तो स्थिर है, पूर्ति को स्थिर मानते हैं हम, केवल प्रभाव किसका देख रहे हैं, मांग का प्रभाव देख रहे हैं। तो मांग वक्र हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, मांग में वृद्धि हो जाती है इस तरह से, नया मांग वक्र D1 हो जाता है, मांग वक्र ऊपर चला जाता है। तो क्या होगा, देखो संतुलन पहले हमारा यहाँ था E पॉइंट के ऊपर, बाद में E1 के ऊपर चला गया। शुरू में कीमत क्या थी हमारी, ये थी OP कीमत और OQ मात्रा, OQ संतुलन की मात्रा, संतुलन मात्रा और OP संतुलन कीमत। जब मांग बढ़ जाती है तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाता है, संतुलन पॉइंट E1 के ऊपर आ जाता है। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि संतुलन मात्रा तो हमारी होगी OQ1
और कीमत वही रही, कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पूर्ति हमारी पूरी तरह से लोचदार है, पूर्णतया लोचदार है, तो क्या हुआ, मांग का कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संतुलन कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मात्रा में परिवर्तन आता है, संतुलन मात्रा में परिवर्तन आता है, कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से कम होने का प्रभाव भी देखो हम देखेंगे। मान लिया जैसे ये कीमत थी, ओपी कीमत है और ये हमारी संतुलन मात्रा है ओ क्यू। जब मांग घट जाती है, इस तरह से हो जाती है मांग वक्र नीचे शिफ्ट हो जाता है। मांग वक्र घटने से, मांग अगर घट जाए तो मांग वक्र नीचे आ जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ, संतुलन यहाँ, पहले संतुलन यहाँ था, अब संतुलन यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, कीमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मांग ये घटी, मात्रा घटी, संतुलन मात्रा घट गई, मांग और पूर्ति यहाँ पे बराबर हैं, तो संतुलन कीमत वही है, संतुलन मात्रा घट गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचदार है तो मांग के बढ़ने से कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांग के घटने से कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांग के बढ़ने से संतुलन की मात्रा बढ़ जाती है और मांग के घटने से संतुलन मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है। ये प्रभाव है जब पूर्ति वक्र जो है वो ओ एक्स के पैरेलल है, समानांतर है। अब इसकी एक उल्टी स्थिति है कि जब पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति और नहीं बढ़ सकती, पूरी तरह से बेलोचदार है, पूर्ति वक्र जो है वो ओ वाई के पैरेलल है, इस तरह से है हमारा एस एस कर्व, इस तरह से है सप्लाई कर्व। तो इसमें देखो, इसमें हमारा संतुलन यहाँ है, ई बिंदु के ऊपर है, ये हमारी कीमत है, ओपी कीमत है और ओ क्यू संतुलन मात्रा है। जब मान लिया कि मांग बढ़ जाती है, मांग यहाँ होगी, डी वक्र, मांग बढ़ेगी तो डी वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, D1 हो जाएगा, तो कीमत तो बढ़ गई क्योंकि सप्लाई तो हमारी और बढ़ नहीं सकती, पूर्ति वक्र जो है वो बेलोचदार है, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता उसके ऊपर कीमत के घटने बढ़ने से पूर्ति बिल्कुल भी घटती बढ़ती नहीं है। तो कीमत बढ़ गई तो संतुलन कीमत तो बढ़ गई लेकिन संतुलन मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर क्या था, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं था, संतुलन मात्रा के ऊपर प्रभाव था, संतुलन मात्रा बढ़ गई थी इसके मांग के बढ़ने से, लेकिन और मांग के घटने से संतुलन मात्रा कम हो गई थी। यहाँ पर इसका उल्टा है, कीमत के बढ़ने, इसके मांग के बढ़ने से कीमत बढ़ गई, संतुलन मात्रा वही है। इसी तरह से जब मांग घट जाएगी, मांग वक्र मान लिया इधर शिफ्ट हो जाता है, D1 हो जाता है, मांग वक्र नीचे की तरफ आ जाता है, तो क्या होगा, हमारा जो पहले यहाँ था इक्विलिब्रियम, फिर यहाँ पहले क्या था, ये थी कीमत, ओपी कीमत थी, अब कीमत घट के OP1 हो गई, मात्रा वही है, मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मांग बढ़ने से कीमत बढ़ गई, संतुलन कीमत बढ़ गई और मांग घटने से संतुलन कीमत घट गई, कम हो गई। यानी कि मांग के परिवर्तन का केवल कीमत पर प्रभाव पड़ा है जब पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचदार है, पूर्ति वक्र ओ वाई के पैरेलल है, पूर्ति वक्र ओ वाई के पैरेलल है तो केवल संतुलन कीमत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, मात्रा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब पूर्ति वक्र पूर्णतया लोचदार है तो कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांग के घटने बढ़ने का केवल उसकी मात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यह हमने पढ़ा है कि मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, नॉर्मल वाले में भी, और जब विशेष परिस्थितियां हैं दो, जब पूर्ति पूरी तरह से लोचदार है और जब पूरी तरह से बेलोचदार है, उसमें मांग के घटने बढ़ने का, मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर और संतुलन मात्रा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले पॉइंट में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जब मांग वक्र तो स्थिर है लेकिन पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर संतुलन कीमत के ऊपर, संतुलन मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।